हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज डॉक्टर अनुपम आनंद, आपका बायोलॉजी मेंटर। रिवॉल्यूशन क्रैश कोर्स की हम शुरुआत कर चुके हैं और रिवॉल्यूशन क्रैश कोर्स में द लिविंग वर्ल्ड चैप्टर का पार्ट 1 हम कवर कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 को कवर करने वाले हैं और शुरू करते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज से। क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो एक सिंगल स्टेप का प्रोसेस नहीं है। कई सारे प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कई सारे स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और हर स्टेप एक रैंक या किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करता है। और चूंकि ये रैंक या कैटेगरी एक पूरे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट का एक पार्ट है, इसीलिए इसे हम कहते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी। और उस पूरे टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट को बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की। इसको ऐसे समझ लीजिए कि अगर आपके स्कूल में क्लास 1 से लेके क्लास 2 क्लास 3 ऐसे होते होते क्लास 12 तक के क्लास 12 तक है, तो क्लास 1 एक रैंक को रिप्रेजेंट करेगा, क्लास 2 एक रैंक को रिप्रेजेंट करेगा और ये सारे क्लासेस को अगर हम मिला दें तो वो एक स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो क्लास 1 भी तो एक रैंक को रिप्रेजेंट कर ही रहा है ना। क्लास 2 भी तो एक रैंक को रिप्रेजेंट कर ही रहा है, यानी जो क्लास 1 के स्टूडेंट्स हैं अगर उनसे आप पूछेंगे तो उनकी एक रैंक है कि वो क्लास 1 के स्टूडेंट हैं। उसी तरह क्लास 2 के जो स्टूडेंट हैं उनकी एक रैंक है कि वो क्लास 2 में है। लेकिन क्लास 1 का स्टूडेंट या क्लास 2 का स्टूडेंट सब मिलके एक स्कूल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। उसी तरह जितनी भी टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है उन सबको मिला दें तो पूरी टैक्सोनॉमिक हायरार्की बन जाती है। यानी हर एक रैंक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी या टैक्सॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, या हम उसे कहते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर स्कूल पूरा एक स्कूल अलग अलग क्लास से बना हुआ है तो हर क्लास एक यूनिट को रिप्रेजेंट करेगा। किस ये यूनिट को? स्कूल के यूनिट को। उसी तरह हर टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, हर रैंक जिसे हम टैक्सॉन कहते हैं, हर टैक्सॉन एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। टैक्सोनॉमिक कैटेगरी, ध्यान रखिएगा, एक यूनिट है और टैक्सोनॉमिक हायरार्की पूरी सिस्टम है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। इंसेक्ट की अगर हम बात करें तो वो एक ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करता है जिसमें एक कॉमन फीचर है, क्या? कि 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होने चाहिए। यानी इंसेक्ट वो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिसमें हर ऑर्गेनिज्म के इन पेयर 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स हैं। यानी आप किसी भी इंसेक्ट की अगर बात करेंगे तो एक बात सब में कॉमन होगी कि सबके 3 पेयर ऑफ जॉइंटेड लेग्स होंगे। एक बात हम ध्यान रखेंगे कि जो ग्रुप्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरी को, और कैटेगरी क्या है? एक रैंक को रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंक को डिनोट कर रहा है। हर एक रैंक या टैक्सॉन एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। हर एक रैंक या टैक्सॉन एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन है। लेकिन इस टैक्सोनॉमिक ग्रुप की या कैटेगरी की अगर हम बात करें तो ये डिस्टिंक्ट है बायोलॉजिकल, मतलब वो एक डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटी है। हर कैटेगरी एक अलग बायोलॉजिकल एंटिटी है। भले ही सारे कैटेगरी को मिला दें तो वो एक हायरार्की को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन हर रैंक, हर कैटेगरी अपने में एक अलग एंटिटी है। एंड नॉट मेरली द मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट, ये सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट नहीं है, यानी कि ये सिर्फ मॉर्फोलॉजी यानी जो कैरेक्टर दिखते हैं उसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं, तो ये सिर्फ दिखने के आधार पे एक ग्रुप नहीं बनाए गए हैं। ये हर कैटेगरी अपना अपना खुद एक आइडेंटिटी रखता है। हर कैटेगरी एक खुद अपने में एक बायोलॉजिकल एंटिटी है। टैक्सोनॉमिकल स्टडीज की अगर हम बात करें, of all the known organism have led to the development of common categories। और देखिए 7 कैटेगरी को हमें पढ़ना है। अगर हम जितने भी ऑर्गेनिज्म है उनके टैक्सोनॉमिकल स्टडी करें यानी रैंक में अगर हम स्टडी करें तो हमें 7 अलग अलग रैंक मिलता है, अलग अलग कैटेगरी मिलती है, जिससे हम कहते हैं किंगडम, फाइलम और डिवीजन। फाइलम टर्म एनिमल के रेफरेंस में यूज किया जाता है और डिवीजन टर्म प्लांट्स के रेफरेंस में हम यूज करते हैं। तो किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज, इसी सीक्वेंस में ही हमें याद करना पड़ेगा, क्योंकि किंगडम सबसे बड़ी यूनिट है और स्पीसीज सबसे छोटी यूनिट है। जितने भी ऑर्गेनिज्म हो,
including those in the plant and animal kingdom have species as the lowest category। वही तो मैंने आपसे कहा कि किंगडम चाहे आप प्लांट किंगडम बोल दें चाहे एनिमल किंगडम बोल दें या किसी भी ऑर्गेनिज्म की किंगडम की जब हम बात करेंगे तो उसमें स्पीसीज सबसे छोटी कैटेगरी होगी। तो एक क्वेश्चन यहाँ पर अराइज होता है कि कैसे किसी ऑर्गेनिज्म को आप किसी कैटेगरी के अंदर डालेंगे। आप कैसे बोलेंगे कि ये ऑर्गेनिज्म किंगडम में जाना चाहिए या स्पीसीज में जाना चाहिए या फाइलम में जाना चाहिए या फैमिली में जाना चाहिए, मतलब किस रैंक पे किस ऑर्गेनिज्म को रखें, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो ये डिपेंड करेगा नॉलेज ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल पे। जब किसी एक इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म को कोई रैंक देने की बात आएगी तो उसके कैरेक्टर के बारे में आपको पता होना चाहिए। और अगर हम कैरेक्टर के बेसिस पे अलग अलग रैंक बना रहे हैं तो रैंक बना लेने पे हमें सिमिलर और डिसिमिलर कैरेक्टर के बारे में पता लग जाएगा। अब एक जैसे इसको आप स्कूल वाले एग्जांपल से समझें कि अगर मान लीजिए 10 बच्चों को आपने क्लास 1 में रखा, 10 बच्चों को आपने क्लास 2 में रखा, 10 बच्चों को आपने क्लास 3 में रखा, तो इन 10 के बारे में हमें पता था इसीलिए इसे हमने क्लास 1 में रख दिया। और जब हमने रख दिया इन 10 को क्लास 1 में तो हम कह सकते हैं कि क्लास 1 के जितने भी स्टूडेंट हैं सब में कुछ कैरेक्टर कॉमन होंगे, क्लास 2 के जितने स्टूडेंट हैं सब में कुछ कैरेक्टर कॉमन होंगे, उसी तरह क्लास 3 के जितने स्टूडेंट हैं सब में कुछ कैरेक्टर कॉमन होंगे। लेकिन ये स्टूडेंट आपस में अलग हैं, जैसे क्लास 1 का स्टूडेंट क्लास 2 से अलग है, क्लास 2 का क्लास 3 से अलग है, लेकिन क्लास 2 के अपने 10 स्टूडेंट आपस में बराबर हैं। यानी सिमिलर कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को एक ग्रुप में रखा जाएगा और अलग अलग कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिज्म को अलग अलग ग्रुप में रखा जाता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पीशीज के बारे में बात करते हैं। स्पीशीज टर्म जो है वो जॉन रे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। स्पीशीज टर्म जॉन रे ने बताया था। ठीक है। टैक्सोनॉमिक स्टडीज की अगर हम बात करें तो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज वो क्या बनाता है, स्पीशीज। जब कभी भी हम एक स्पीशीज की फॉर्मेशन करते हैं तो जिन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होंगे उनको एक स्पीशीज उनको एक ग्रुप में रखा जाएगा जिनको स्पीशीज बोलेंगे। एक बात को ध्यान रखेंगे हम कि अगर एक स्पीशीज को उससे क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के बीच में डिस्टिंग्विश करना है, मतलब एक स्पीशीज को उसके दूसरे स्पीशीज से अलग करना है, तो किस पर बेस्ड होगा, ऑन द मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस, दिखने के आधार पर। अब देखिए एग्जाम्पल 3 ले रहे हैं, मैंजीफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर के आधार पर हर नाम के दो पार्ट होते हैं, पहले को जेनेरा कहा जाता है, दूसरे को स्पीशीज कहते हैं। तो मैंजीफेरा इंडिका में इंडिका स्पीशीज है, सोलेनम ट्यूबरोसम में ट्यूबरोसम स्पीशीज है और पैंथेरा लियो में लियो स्पीशीज है। ठीक है। अब एक बात मैं आपको बता दूं, जीनस के अंदर कई सारे स्पीशीज आते हैं, यानी कई सारे स्पीशीज अगर मिल जाएं तो वो जीनस को बना देंगे। यानी जीनस एक बड़ा हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन है। ठीक है। जीनस एक हायर लेवल ऑफ टैक्सॉन है। यानी मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा, सोलेनम ट्यूबरोसम में सोलेनम और पैंथेरा लियो में जो पैंथर है, यानी ये तीनों जीनस है, तो ये तीनों जो हैं वो हायर लेवल ऑफ कैटेगरी या टैक्सॉन को रिप्रेजेंट करते हैं। और हरेक जीनस में एक या एक से ज्यादा स्पीशीज या स्पेसिफिक एपिथेट होते हैं जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनमें क्या होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटीज। क्योंकि हम एक स्पीशीज को दूसरे से अलग तब कहेंगे जब उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी नहीं होगी, लेकिन अगर वो एक ही स्पीशीज के मेंबर हैं तो उनमें मॉर्फोलॉजिकल सिमिलैरिटी होगा। अब जरा देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम पैंथेरा का। तो पैंथेरा लियो क्या है, लायन, और पैंथेरा टिग्रिस क्या है, टाइगर। तो पैंथेरा एक जीनस है, पैंथेरा एक जीनस है जिसके अंदर लियो भी आता है और टिग्रिस भी आता है। तो पैंथेरा लियो और टिग्रिस ये दोनों आपस में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जीनस के अंदर ये दोनों आएंगे। अब देखिए सोलेनम इंक्लूड स्पीशीज निग्रम एंड मेलॉन्जेना, और ऊपर हमने सोलेनम ट्यूबरोसम पढ़ा है। तो देखिए अब एक बात मैं आपको बताता हूँ,
सोलेनम। सोलेनम की अगर हम बात करें तो देखिए, सोलेनम निग्रम, सोलेनम निग्रम, सोलेनम मेलॉन्जेना, ठीक है, और सोलेनम ट्यूबरोसम। ये तीन अलग अलग प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सोलेनम निग्रम, सोलेनम मेलॉन्जेना और सोलेनम ट्यूबरोसम। सोलेनम ट्यूबरोसम क्या होता है? आलू, पोटैटो होता है। सोलेनम मेलॉन्जेना क्या होता है? बैगन, ब्रिंजल। और सोलेनम निग्रम क्या होता है? मकोई। तो ये तीनों अलग अलग स्पीशीज के जरूर हैं, लेकिन ये सब एक ही जीनस में आते हैं, जिसे हम सोलेनम कहते हैं। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ये बिलोंग करता है स्पीशीज सैपियंस, क्योंकि नाम लिखते हैं होमो सैपियन, तो होमो क्या है? जीनस, और सैपियन क्या हो जाएगा? स्पीशीज। अब हम बात करते हैं जीनस की। जीनस वो ग्रुप है जिसमें रिलेटेड स्पीशीज आते हैं विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपैरिजन टू स्पीशीज ऑफ अदर जेनेरा। यानी देखिए, अगर हम किसी एक जीनस की बात करें और इस जीनस में दो स्पीशीज है, मान लीजिए स्पीशीज वन, स्पीशीज टू, और दूसरा जीनस है जिसमें दो स्पीशीज है, स्पीशीज थ्री, स्पीशीज फोर, तो स्पीशीज वन और टू में ज्यादा सिमिलैरिटी होगी एज कंपेयर टू स्पीशीज वन एंड स्पीशीज थ्री, क्योंकि स्पीशीज वन और टू एक जीनस के हैं, स्पीशीज थ्री, स्पीशीज फोर दूसरे जीनस का है। तो थ्री और फोर आपस में सेम है, वन और टू आपस में सेम है, लेकिन वन और थ्री आपस में अलग है, क्योंकि ये दोनों अलग अलग जीनस के हैं। तो अब जरा देखिए, अगर हम पोटैटो की बात करें और ब्रिंजल की बात करें, तो ये दोनों अलग अलग स्पीशीज के हैं, लेकिन जीनस तो सेम है, जैसे हमने ऊपर देखा सोलेनम, क्योंकि सोलेनम मेलॉन्जेना ब्रिंजल है, सोलेनम ट्यूबरोसम पोटैटो है। तो दो अलग अलग स्पीशीज के हैं, लेकिन इनका जीनस सेम है। अगर हम लायन की बात करें, पैंथेरा लियो। अगर हम लेपर्ड की बात करें, पैंथेरा पार्डस। और टाइगर की अगर हम बात करें, पैंथेरा टिग्रिस। तो इनमें कॉमन फीचर हो सकते हैं, क्योंकि ये सभी ऑल द स्पीसीज ऑफ जीनस पैंथेरा, ये सभी पैंथेरा जीनस के मेंबर हैं, पैंथेरा जीनस के स्पीसीज हैं। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फेलिस विच इंक्लूड्स कैट। अब अगर पैंथेरा की हम बात करें तो पैंथेरा टिग्रिस, पैंथेरा पार्डस, पैंथेरा लियो, ये तीनों पैंथेरा के मेंबर हैं, इसीलिए इनमें ज्यादा सिमिलैरिटी है एज कंपेयर टू कैट, जो कि फेलिस जीनस का मेंबर है। तो ये फेलिस जीनस और पैंथेरा जीनस दो अलग अलग जीनस है, तो इनमें कम सिमिलैरिटी होंगी। अब बात करते हैं फैमिली की। अब इससे ऊपर जा रहे हैं, कई सारे स्पीशीज मिलके जीनस बना दिए, और कई सारे रिलेटेड जेनेरा मिलके फैमिली बना देते हैं, ठीक है। अब फैमिलीज families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of the plant species. Among plant, अगर हम प्लांट की बात करें तो तीन अलग अलग जेनेरा है, सोलेनम, पेट्यूनिया एंड दतूरा। अब सोलेनम, पेट्यूनिया और दतूरा ये तीन अलग अलग जीनस हैं, जिनको फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो जैसे जीनस पैंथेरा ले लीजिए, जिसमें लायन, टाइगर और लेपर्ड आता है, इनको फेलिस जीनस के साथ रखा गया है इन द फैमिली फेलिडी, ठीक है, इनको फेलिडी फैमिली में साथ रखा गया है, फेलिस के साथ। यानी देखिए, अगर हम फैमिली फेलिडी की बात करें तो फैमिली फेलिडी के अंदर दो जीनस आ रहे हैं, एक का नाम फेलिस है और एक का नाम पैंथेरा है। और पैंथेरा के अंदर फिर तीन अलग अलग स्पीशीज हैं, दैट इज लायन, टाइगर और लेपर्ड के। फेलिस के अंदर कैट, ये एक स्पीशीज आ रहा है। तो अलग अलग जीनस अगर कॉमन फीचर शो करेंगे तो उनको सेम फैमिली में रख दिया जाएगा। If you observe the feature of cat and dog, you will find some similarities and some differences as well. इसीलिए इनको दो अलग अलग फैमिली में रखा गया है, फेलिडी एंड कैनिडी। कैट और डॉग की फैमिली अलग अलग है, क्योंकि इनमें कुछ डिसिमिलैरिटीज हैं। तो कैट की फैमिली फेलिडी है और डॉग की क्या है? कैनिडी। तो सबसे छोटी यूनिट स्पीशीज हो गई, फिर जीनस है, फिर फैमिली है। अब बढ़ते हैं फैमिली से ऊपर, जो नेक्स्ट हायर कैटेगरी है वो ऑर्डर है। अभी हमने स्पीशीज, जीनस और फैमिली को देखा,
और ये जो तीन कैटेगरी, इनमें बहुत सारे सिमिलैरिटीज, सिमिलर कैरेक्टर मिले हमें। अगर हम ऑर्डर की बात करें या इसके ऊपर के जितने कैटेगरीज की हम बात करेंगे, तो उनमें क्या होगा, दे आर आइडेंटिफाइड बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर। अब क्या है, क्योंकि और ज्यादा हायर कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, तो हायर कैटेगरीज में क्या होगा कि चूंकि और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ते जा रहे हैं, ज्यादा ऑर्गेनिज्म जुड़ते जा रहे हैं, तो इनमें कैरेक्टर नहीं बल्कि एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर हमें देखने को मिलेगा। ऑर्डर बीइंग अ हायर कैटेगरी इज अ assemblage ऑफ फैमिली, कई सारे फैमिली मिलके ऑर्डर बनाएंगे, which exhibit a few similar character. Similar character are less in number as compared to the different genera included in a family. जो सिमिलर कैरेक्टर हैं वो धीरे धीरे कम होते जाएंगे जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे, यानी दो जेनेरा के बीच में ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर है, हाँ दो फैमिली के बीच में कम सिमिलर कैरेक्टर है, क्योंकि जेनेरा एक स्मॉलर कैटेगरी है, फैमिली एक हायर कैटेगरी है। Plant families like Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymoniales based on their floral character. ये आपसे पूछा जा सकता है कि Convolvulaceae और Solanaceae किस ऑर्डर का मेंबर है, तो ये दोनों पॉलीमोनियल्स के हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। Convolvulaceae, Solanaceae are included in the order Polymonials, और ये किस बेसिस पे, on their floral character। अगर हम एनिमल की बात करें तो जो ऑर्डर कार्निवोरा है उसमें फेलिडी और कैनिडी ये दोनों फैमिली आ जाते हैं, लेकिन फेलिडी और कैनिडी में कम सिमिलैरिटीज हैं, और इन दोनों के कुछ सिमिलैरिटीज, वैसे तो सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ सिमिलैरिटीज के बेसिस पे इनको ऑर्डर कार्निवोरा में रखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्लास की बात करते हैं। इससे ऊपर की कैटेगरी क्लास है। दिस कैटेगरी इंक्लूड रिलेटेड ऑर्डर्स, कई सारे रिलेटेड ऑर्डर मिलके क्लास को बना लेंगे, ठीक है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, ऑर्डर प्राइमेटा, जिसमें मंकी आता है, गोरिल्ला आता है, गिबॉन आता है, इज प्लेस्ड इन द क्लास मेमेलिया अलोंग विद द ऑर्डर कार्निवोरा दैट इंक्लूड्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग। क्लास मेमेलिया हैज अदर ऑर्डर्स आल्सो। देखिए, क्लास जो है वो कई सारे ऑर्डर आपस में मिलके बनाते हैं। जैसे कि अगर हम ऑर्डर कार्निवोरा की बात करें, तो कार्निवोरा और प्रीमेटा ये दो अलग अलग ऑर्डर हैं जो मिलके एक क्लास का फॉर्मेशन कर रहे हैं, और क्लास का नाम क्या है, मेमेलिया। तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं कि ऑर्डर प्राइमेटा किस क्लास का मेंबर है, ऑर्डर कार्निवोरा को किस क्लास में रखा गया है, तो इनके आंसर क्या हो जाएंगे, मेमेलिया। तो ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अब उससे भी ऊपर कैटेगरी की बात करें, क्लास के बाद क्या आता है, हमारा फाइलम आता है। तो अब देखिए, जो क्लास है कंप्राइजिंग एनिमल्स लाइक फिशेस, amphibians, reptiles, birds along with the mammals constitute the next higher category called phylum। अब अलग अलग क्लासेस को हम जोड़ दें, जैसे कि क्लास ऑफ एनिमल जैसे फिशेस, जिसको हम पाइसेस कहते हैं, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड जिसको एव्स कहा जाता है, along with the mammals, ये आपस में मिलके एक हायर कैटेगरी फाइलम का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। और ये फाइलम क्या है, कॉर्डेटा है। ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर। अब देखिए, ये सारे जो भी क्लासेस हैं, फिशेज, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, मैमल्स, इन सब में एक कॉमन फीचर है, क्या, कि इनमें नोटोकॉर्ड पाया जाता है, डॉर्सल हॉलो न्यूरल सिस्टम पाया जाता है। इसी वजह से इनको फाइलम कॉर्डेटा में रखा जा रहा है। अब देखिए, इन केस ऑफ प्लांट्स, अगर प्लांट्स के बारे में बात करें, अगर प्लांट्स के बारे में हम बात करेंगे, तो अगर सिमिलर कैरेक्टर वाले मेंबर हैं, तो अगर सिमिलर कैरेक्टर वाले मेंबर हैं तो उनको एक कैटेगरी डिवीजन में रख दिया जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं फाइलम जो है वो टर्म हम एनिमल के लिए यूज करते हैं और डिवीजन प्लांट के लिए करते हैं। सबसे बड़ा जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो है आपका किंगडम, वो किंगडम है। जितने भी एनिमल होते हैं जो अलग अलग फाइला में होते हैं उनको हाईएस्ट कैटेगरी में रखा जाता है, जिसे हम किंगडम कहते हैं, किंगडम एनिमेलिया
इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, और किंगडम प्लांटे इन द क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट। इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा क्लासिफिकेशन में जो कैटेगरी है वो क्या है, किंगडम है। एक बात आप सबने ऑब्जर्व की होगी कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, यानी स्पीशीज से किंगडम की तरफ, तो कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं। जैसे इसको हम ऐसे समझें कि अगर मान लीजिए आप दो कंट्री के बारे में बात करें, दो किंगडम को हम दो कंट्री मान लेते हैं, तो दो अलग अलग कंट्री में बहुत कम सिमिलैरिटी है। फिर एक ही कंट्री के दो स्टेट की बात करें, तो उन दो स्टेट में सिमिलैरिटीज भले ही कम है, लेकिन एक बात उनमें कॉमन है कि वो सेम कंट्री के हैं। फिर एक ही स्टेट के दो सिटीज की बात करें, तो कुछ उनमें और ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर आपको मिलेंगे। फिर एक सिटीज के दो अलग अलग हाउसेस की बात करें, तो उनमें हो सकता है और सिमिलर कैरेक्टर मिले। फिर एक ही हाउस में रहने वाले दो फैमिली की बात करिए, तो और सिमिलर कैरेक्टर। फिर उस फैमिली में किसी दो मेंबर की बात करिए, ज्यादा सिमिलर कैरेक्टर मिलेंगे। और उस फैमिली में किसी एक के बारे में बात करिए, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो जैसे जैसे हम अपने रेंज को बढ़ाते जा रहे हैं, कैटेगरी को बड़ी करते जा रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉमन कैरेक्टर्स कम होते जा रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है स्पीशीज से किंगडम तक, उनको असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ दिखाया हुआ है। ये देखिए इस फिगर में असेंडिंग ऑर्डर में दिखाया हुआ है। अच्छा एक बात मैं आपको बता दूं, इस सीक्वेंस में ही याद करना है, इसका एक तरीका आपको बता देते हैं। किंगडम से याद कर लीजिए कीप, पी से फाइलम है तो इसको याद कर लीजिए पॉट्स, क्लास सी से है तो इसको क्लीन से याद कर लीजिए, तो कीप पॉट्स क्लीन। ओ से हो जाएगा अदर वाइज, एफ से हो जाएगा फैमिली, जी से हो जाएगा गेट्स, क्योंकि जी से जीनस है, और स्पीसीज एस से है तो हो जाएगा सिक। तो कीप पॉट्स क्लीन अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। इससे इस निमोनिक से इसको आप याद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए ये एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेबल है। इसमें चार अलग अलग ऑर्गेनिज्म के बारे में हमें गिवन है, मैन, हाउसफ्लाई, मैंगो और वीट। मैन का जो साइंटिफिक नाम है वो है होमो सेपियंस, जिसमें होमो जीनस है। अब इसकी जो फैमिली है वो है होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मेमेलिया और फाइलम कॉर्डेटा। किंगडम तो आप एनिमल जान ही रहे हैं। हाउस फ्लाई का नाम है मस्का डोमेस्टिका, तो इसका जीनस मस्का है, फैमिली मसीडी है, ऑर्डर डिप्टेरा, क्लास इंसेक्टा और फाइलम आर्थ्रोपोडा। किंगडम एनिमल हो जाएगा। मैंजीफेरा इंडिका में मैंजीफेरा जीनस है, एनाकार्डियेसी इज द फैमिली, सैपिनडेल्स ऑर्डर है, डाइकोटिलिडनी ये क्लास है, एंजियोस्पर्मी इसका फाइलम है, और ये किंगडम प्लांट का मेंबर है। ट्रिटिकम एस्टिवम में ट्रिटिकम जीनस है, पोएसी फैमिली है, पोएल्स ऑर्डर है, मोनोकोटिलिडनी इसका क्लास है, एंजियोस्पर्म फाइलम है, और किंगडम प्लांट इसका किंगडम हो जाएगा। तो ये आपसे पूछ सकता है कि बताइए हाउस फ्लाई की फैमिली क्या है, तो हाउस फ्लाई की फैमिली है मसीडी। या आपसे पूछ ले कि बताओ मैंगो का क्लास क्या है, तो मैंगो की क्लास है डाइकोटिलिडनी। तो ये टेबल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस टेबल को जरूर याद कर लीजिएगा, इससे नीट में आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछा जा सकता है। चलिए लास्ट टॉपिक पे आते हैं, टैक्सोनॉमिकल एड्स। अगर हम टैक्सोनॉमी की स्टडी करें अलग अलग स्पीशीज की, चाहे प्लांट की बात करें, एनिमल की बात करें, या और भी अदर ऑर्गेनिज्म की बात करें जो एग्रीकल्चर में यूजफुल है, या फॉरेस्ट्री में, इंडस्ट्री में, या जनरल नॉलेज के लिए, क्या है, बायो रिसोर्सेज एंड देयर डाइवर्सिटी। देखिए अगर हम टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं अलग अलग स्पीशीज की, या इन बायो रिसोर्सेज के बारे में जानते हैं, या इनकी डाइवर्सिटी के बारे में जानते हैं, तो ये स्टडीज जो भी हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म की स्टडी कर रहे हैं, ये स्टडीज करने के लिए एक क्लासिफिकेशन की जरूरत है,
आइडेंटिफिकेशन की जरूरत है। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स लेबोरेटरी एंड फील्ड स्टडीज। भाई किसी भी ऑर्गेनिज्म को अगर आप पहचानना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसमें लेबोरेटरी और फील्ड दोनों में आपको काम करना पड़ेगा। Collection of actual specimen of the plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic study। भाई बिल्कुल जाहिर सी बात है, अगर आप किसी भी प्लांट या एनिमल स्पीशीज के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसके स्पेसिमेन को आपको कलेक्ट करना पड़ेगा, उसके कुछ सैंपल्स आपको कलेक्ट करने पड़ेंगे। These are also fundamental to studies and essential for training in the systematics। ये स्टडी के लिए तो जरूरत है ही है, साथ ही साथ अगर हम सिस्टमैटिक्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं यानी क्लासिफिकेशन करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं तो भी इन स्पेसिमेन की जरूरत पड़ेगी। इन स्पेसिमेंस का यूज हम क्लासिफिकेशन के लिए भी कर सकते हैं, साथ ही साथ जो भी इंफॉर्मेशन हमने गैदर किया है उसको हम स्टोर भी कर सकते हैं along with the specimen। In some cases the specimen is preserved for further फ्यूचर स्टडीज। भाई आगे चल के भी अगर हमें कोई स्टडी करनी है तो इन स्पेसिमेंस को रख लिया जाता है और आगे कभी काम पड़े तो वापस इन स्पेसिमेंस को, इन इंफॉर्मेशन को हम यूज कर सकते हैं। बायोलॉजिस्ट ने क्या किया है, कुछ प्रोसीजर्स और कुछ टेक्निक बना दिए हैं जिससे कि इन इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा सके और प्रिजर्व किया जा सके, साथ ही साथ इन स्पेसिमेंस को स्टोर और प्रिजर्व किया जा सके। तो उनमें से कुछ यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली टैक्सोनॉमिक एड्स जो हैं वो क्या है, वो जगह हैं, वो प्रोसीजर्स और टेक्निक हैं जिनसे कि हम इंफॉर्मेशन ऑफ और स्पेसिमेंस को प्रिजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले हर्बेरियम आता है। हर्बेरियम क्या है, एक स्टोर हाउस है ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन जिनको ड्राई कर दिया गया, यानी सुखा दिया गया है, प्रेस कर दिए हैं और प्रिजर्व कर दिए हैं शीट्स में, पन्नों में इनको सुखा के, दबा के और प्रिजर्व कर दिया जाता है। किनको, प्लांट स्पेसिमेन। ये याद रखिएगा, हर्बेरियम जो है वो प्लांट के स्पेसिमेन के स्टोर हाउस है। फर्दर इन शीट्स को अरेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। एक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बना दी गई है, उस हिसाब से इन पन्नों को वापस से अरेंज कर दिया जाता है। ये जो स्पेसिमेन है अलोंग विद देयर डिस्क्रिप्शन ऑन हर्बेरियम सीड्स बिकम अ स्टोर हाउस और रिपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज। देखिए, अब जब इन स्पेसिमेन को आपने पन्नों में दबा दिया है उनके डिस्क्रिप्शन के साथ, तो फ्यूचर यूज में भी, आगे चल के भी ये आपके बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं अगर आप इनकी स्टडी करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हर्बेरियम सीड्स जो होते हैं इनमें एक लेबल लगा होता है और ये हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है, ये देखिए आपसे पूछा जा सकता है कि हर्बेरियम जो शीट्स हैं वो हमें क्या इंफॉर्मेशन देती हैं। तो ये हर्बेरियम शीट्स हमें इंफॉर्मेशन देती हैं कि कब और कहाँ से इनको कलेक्ट किया गया है, उन स्पेसिमेन के इंग्लिश, लोकल और बॉटनिकल नेम उसमें लिखी होती हैं, उनकी फैमिली लिखी होती है, साथ ही साथ जिसने इसे कलेक्ट किया है उसका नाम लिखा होता है। Herbaria are also serve as quick referral system in the taxonomic studies। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बोटनिकल गार्डन। बोटनिकल गार्डन एक स्पेशलाइज्ड गार्डन होता है जिसमें कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट होते हैं फॉर रेफरेंस। प्लांट स्पीसीज जो है इन गार्डन्स में उनको ग्रो किया जाता है, किस पर्पस के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए। और हर एक प्लांट में एक लेबल लगा दिया जाता है जो क्या इंडिकेट करता है, उसका बॉटनिकल या साइंटिफिक नेम और उसकी फैमिली। जो फेमस बॉटनिकल गार्डन है वो क्यू है जो इंग्लैंड में है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो हावड़ा में है, और नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट एनबीआरआई जो लखनऊ में है, यानी इंडिया में है। नेक्स्ट म्यूजियम के बारे में बात करते हैं। जो बायोलॉजिकल म्यूजियम है वो जनरली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में सेटअप किया जाता है, जैसे स्कूल या कॉलेजेस में। आप जिस स्कूल में होंगे या जिस कॉलेज में होंगे वहां पर एजुकेशनल जितने इंस्टीट्यूट्स हैं वहां पर बायोलॉजिकल म्यूजियम सेट किए जाते हैं। इन म्यूजियम्स में क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, और ये
प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल के जो स्पेसिमेंस हैं उनको स्टडी और रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। स्पेसिमेन को प्रिजर्व किया जाता है एक कंटेनर या जार में प्रिजर्वेटिव सॉल्यूशन के अंदर, फॉर्मेलिन यूज करते हैं बेसिकली। जो प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन होते हैं उनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं एज ए ड्राई स्पेसिमेन, सुखा के भी कर सकते हैं। इंसेक्ट को इंसेक्ट बॉक्सेस में रखा जाता है आफ्टर कलेक्टिंग, उनको पहले कलेक्ट करेंगे, किलिंग, इंसेक्ट को मार दिया जाएगा और पिन करके उसको इंसेक्ट बॉक्सेस में रख दिया जाता है। जो लार्जर एनिमल्स हैं जैसे कि बर्ड्स की हम बात करें या एनिमल्स की बात करें, दे आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। म्यूजियम्स ऑफन हैव कलेक्शंस ऑफ स्केलेटन ऑफ एनिमल्स टू, यहाँ पर एनिमल के स्केलेटन भी पाए जा सकते हैं। अगली बात करते हैं जूलॉजिकल पार्क के बारे में। ये वो जगह होते हैं जहां पर वाइल्ड एनिमल्स को रखा जाता है प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में, अंडर ह्यूमन केयर। बेसिकली जूलॉजिकल पार्क क्या है, जू है। तो जू में आप जब जाते हैं आप देखते हैं जो वाइल्ड एनिमल्स हैं उनको एक प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रखा गया है अंडर ह्यूमन केयर, ठीक है। विच इनेबल अस टू लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स, उनसे हमें उनके फूड हैबिट और बिहेवियर के बारे में पता लगता है। जो भी एनिमल जू में है वो क्या, उनको हम क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑल द एनिमल्स इन द जू आर प्रोवाइडेड एज फार एज पॉसिबल द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। भाई जिन जो भी एनिमल जू में रखा गया है यही कोशिश की जाती है कि जितने भी एनिमल जू में हैं उनको वैसा ही इन्वायरमेंट मिले जैसा कि वो अपने नेचुरल इन्वायरमेंट में रहते थे। नेक्स्ट बात करते हैं की के बारे में। की एक अनदर टैक्सोनॉमिकल एड है जिसको यूज करते हैं। देखिए की एक और टैक्सोनॉमिकल एड है जिसको हम यूज करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्लांट और एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिसिमिलैरिटी। की आर बेस्ड ऑन द contrasting characters and generally in pair जिन्हें हम कॉपलेट कहते हैं। ये जो की होता है उनमें कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होते हैं और इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के पेयर को क्या कहते हैं, कॉपलेट कहते हैं, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्टिंग पेयर को हम क्या कहते हैं, पेयर कहते हैं, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट ऑप्शंस, the result in acceptance of only one and rejecting of the other. Each statement in the key is called as a lead. देखिए हर की में दो क्या होते हैं, स्टेटमेंट होते हैं। इन दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, कॉपलेट। और कॉपलेट में चूंकि दो स्टेटमेंट है तो हर स्टेटमेंट को हम क्या बोलेंगे, लीड बोलेंगे। जो सेपरेट टैक्सोनॉमिक की है आर रिक्वायर्ड फॉर ईच टैक्सोनॉमिक कैटेगरी such as family, genus, species for identification purpose। जो टैक्सोनॉमिक की है उसको हम किस चीज में यूज कर सकते हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में, जैसे कि फैमिली, जीनस, स्पीशीज फॉर आइडेंटिफिकेशन पर्पस। इसमें बेसिकली ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के बारे में कॉन्ट्रास्टिंग बातें लिखी होती हैं। कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, ठीक है, ये एनालिटिकल नेचर का होता है। Flora, manuals, monographs, and catalogs are some other means of recording descriptions. Flora, manual, monograph, catalogs इनको भी यूज कर सकते हैं हम डिस्क्रिप्शंस को रिकॉर्ड करने में। दे ऑल्सो हेल्प इन करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, इनसे हमें आइडेंटिफिकेशन के बारे में भी पता लगता है। फ्लोरा की अगर हम बात करें तो इनमें एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटाट या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट के बारे में लिखा रहता है एक गिवन एरिया का। यह क्या प्रोवाइड करता है, इंडेक्स टू द प्लांट स्पीशीज फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया। फ्लोरा से हमें पता लगता है कि किस तरह के प्लांट स्पेसिमेन किस एरिया में पाए जाते हैं। अगर हम मैनुअल की बात करें तो यूजफुल इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ द स्पीशीज फाउंड इन एन एरिया। तो बेसिकली स्पीशीज के नेम के बारे में हमें मैनुअल से पता लगता है। मोनोग्राफ की अगर हम बात करें तो वो किसी भी एक टैक्सॉन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे देता है। तो फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया है, ऐसे 38 चैप्टर हम लोगों को कवर करने हैं बायोलॉजी में। और रिवॉल्यूशन क्रैश कोर्स जो आपके लिए 100% फ्री है उसमें सारे के सारे चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए। चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जितना हो सके रिवॉल्यूशन क्रैश कोर्स को अपना प्यार दीजिए क्योंकि कंप्लीट बायोलॉजी यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं। ऑल द बेस्ट।